गाओ एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट जो कि अपना सपना पूरा करने के लिए एक शहर में आता है। लेकिन उस जगह पर उसके साथ अंडरग्राउंड में पले पड़े एक डीमन की सेटिंग हो जाती है। यानी उसके साथ वो पूरी तरह से जुड़ जाता है। और इसकी वजह से अगर गांव डीमन से ज्यादा दूर जाता तो उसकी बॉडी सड़ने लगती। तो चलिए अब देखते हैं कि अपना गांव कैसे अपने जिंदगी डीमन के साथ जीने लगता है। वीडियो की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से बहुत सालों पहले दुनिया में ताई सुई नाम की एक मिस्टीरियस पावर जन्म लेती है। ये शक्ति इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि धीरे धीरे ये दुनिया की हर जिंदा चीज को एक एक करके मिटाना शुरू कर देती है। इसके बाद पूरी दुनिया में डर और अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और चारों तरफ सिर्फ तबाही देखने को मिलती है। लेकिन जब सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा होता है तब भी एक महान हीरो का जन्म होता है। ये हीरो ताई सुई का सामना करता है और एक जबरदस्त जंग के बाद आखिरकार उसे हरा देता है। जैसे ही ताई सुई गिरता है वैसे ही दुनिया में एक चमत्कार होता है और जितने भी चीजें और लोग पहले मिट चुके थे सब वापस से जिंदा होने लगता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ताइसुई अपनी हार को कभी एक्सेप्ट नहीं करता। बदला लेने के लिए वो दोबारा मोर्टल वर्ल्ड में जन्म लेता है। और सबसे बड़ी बात, जिस हीरो ने उसे पहले हराया था उसके बारे में अब हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है जहाँ हम अपने मेन कैरेक्टर गाओ को देखते हैं। गाओ अपने सपने को पूरा करने के लिए एक बड़े से एकेडमी में आता है जहाँ वो अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट करना चाहता था। लेकिन यहाँ आते ही उसके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है। एक वर्कर उसे बताता है कि रजिस्ट्रेशन आज नहीं बल्कि कल है। अब क्योंकि गांव के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता तो वो डिसाइड करता है कि पास के एक छोटे से शहर में जाकर रात के लिए रहने का इंतजाम करेगा। जैसे ही वो शहर में आता है हमें एक अजीब सी फीलिंग आती है। एक काला क्रो अपनी लाल चमकती आंखों से सिर्फ गांव को घूर रहा था जो क्लियरली कुछ बुरा होने का सिग्नल देता है। इसके बाद गांव शहर में एक अच्छी सी होटल की तलाश में इधर उधर घूमता रहता है। घूमता घूमता वो एक सुनसान और अंधेरी गली में पहुंच जाता है। ये गली इतनी ज्यादा खामोश और भयानक होती है कि उसे देखते ही किसी को भी डर लग जाए। वही आगे जाकर उसे एक पुरानी सी होटल मिलती है। होटल को देखकर ही गांव को वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि वो बहुत ही डरावनी और अजीब लग रही थी। तभी अचानक एक टकला बूढ़ा आदमी वहां आता है। बिना कुछ पूछे ही वो गांव का सामान उठाता है और सीधा उसे एक रूम में ले जाता है। फिर वो कहता है कि आज से तुम यहीं पर रहोगे। गांव हैरान होकर कहता है, मैंने तो यहाँ पर रहने की कोई बात ही नहीं की थी। तब बूढ़ा मुस्कुरा कर कहता है, तुम्हें देखते ही मुझे समझ आ गया था कि तुम होटल ढूंढ रहे हो। लेकिन गांव को वो जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि रूम बहुत ही पुराना और खराब हाल में था। बूढ़ा फिर भी उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है, तुम यहाँ रुक जाओ, मैं तुम्हें 30% डिस्काउंट भी दे दूंगा। लेकिन इतनी रिक्वेस्ट के बाद भी गांव मना कर देता है क्योंकि उसके लिए उस जगह की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। लेकिन तभी कहानी में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। बूढ़ा अचानक एक चाल चल देता है। वो गांव की इतनी ज्यादा तारीफ करने लगता है कि गांव खुद भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। कभी वो उसके ड्रेसिंग सेंस की तारीफ करता तो कभी उसकी पर्सनैलिटी की और कभी उसकी शक्ल की। मतलब टोटल मक्खन लगाने का मोड ऑन हो जाता है। और फिर आता है उसका मास्टर कार्ड और बूढ़ा गांव को बिल्डिंग का सबसे बेस्ट व्यू दिखाने लगता है। जैसे ही गांव उस व्यू को देखता है वो थोड़ा इंप्रेस हो जाता है और फाइनली मान ही जाता है कि ठीक है, आज के लिए यहीं रुक जाता हूँ। लेकिन दोस्तों, असली मिस्ट्री तो अब स्टार्ट होती है। रूम के अंदर एंटर करते ही गांव की नजर एक अजीब सी पेंटिंग पर पड़ती है। उस पेंटिंग में एक आदमी का चेहरा इतने बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था कि देखते ही किसी को भी डर लग जाए। ये देखकर गांव तुरंत बूढ़े से कहता है कि इस पेंटिंग को हटाओ। जैसे ही बूढ़ा पेंटिंग को उतारता है दोनों शॉक हो जाता है। पेंटिंग के पीछे एक सीक्रेट कॉरिडोर बना हुआ था। अब उसके बारे में जानने की इच्छा तो बनती ही है, तो दोनों उस कॉरिडोर के अंदर झांक कर देखते हैं और तभी उन्हें सामने एक लड़की दिखाई देती है जो आराम से नहा रही थी। ये देखकर दोनों के हाव भाव तुरंत बदल जाते हैं। लेकिन तभी गांव थोड़ा सीरियस होकर बूढ़े से कहता है, अरे बूढ़े, तू इतना ध्यान से क्यों देख रहा है बे? इस पर बूढ़ा एक शॉकिंग बात बताता है। वो कहता है कि हम अभी 4th फ्लोर पर हैं, लेकिन वो लड़की 5th फ्लोर पर होनी चाहिए। फिर भी वो हमें यहाँ से कैसे दिख रही है? मतलब यहाँ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और सच जानने के लिए बूढ़ा अपने हाथ उस कॉरिडोर के अंदर डालता है। जो चीज उसके हाथ लगती है उसे देखकर दोनों की हालत खराब हो जाती है। उसे लड़के के कपड़े मिलते हैं और अब दोनों को पक्का मालूम हो जाता है कि ये जगह बिल्कुल नॉर्मल नहीं है या कुछ पैरानॉर्मल चल रहा है। लेकिन यार, घर तो बूढ़े का ही है तो उसे कुछ पता कैसे नहीं है? मतलब यहाँ पे भी आगे जाके कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन बूढ़ा भी कम नहीं होता। उसकी हिम्मत देखकर लगता है कि झाड़ कितना भी बूढ़ा हो जाए पर डाली अभी भी मजबूत है। वो सीधा लड़की के रूम की तरफ भागने लगता है ताकि सच का पता लगा सके। जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है अचानक एक जगह रुक जाता है और तब एक मिस्टीरियस हाथ हवा में से निकलती है और उसके हाथ से वो कपड़ा छीन लेती है। अब बूढ़ा तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है क्योंकि उसी के बिल्डिंग में ऐसी अजीब घटनाएं घट रही थी इसका उसे खुद भी आइडिया नहीं था। तभी गांव भी वहां जाता है और इतने में वो लड़की अपने रूम से बाहर निकलती है। उसका नाम हुआ होता है। वो दोनों को डांट देती है और कहती है कि इतना शोर मत मचाओ। लेकिन गांव को उसकी खूबसूरती देख तुरंत फिदा हो जाता है और बूढ़ा उसे वहां से खींच कर ले जाता है। इसके बाद गांव को बहुत तेज भूख लगने लगती है। लेकिन बूढ़ा, जिसका नाम गुआन होता है, बताता है कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए उसे बाहर जाना पड़ेगा। गांव तुरंत मान जाता है, लेकिन गुआन एक इम्पोर्टेंट वार्निंग देता है। वो कहता है,
रात के 12 बजे से पहले वापस आ जाना। गांव इस बात को सीरियस नहीं लेता और शहर की तरफ निकल पड़ता है। वहां जाकर वो अलग अलग फूड स्टॉल्स देखता है और जमकर खाना खाता है। पेट भरने के बाद जब वो वापस होटल की तरफ आता है तो उसे वो गली ही नहीं मिलती जहाँ होटल था। उसे लगता है कि शायद वो गलत रास्ते पर आ गया है और तब रात के एग्जैक्ट 12 बज जाते हैं। जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं तो माहौल एकदम चेंज हो जाता है और चारों तरफ अजीब वो गरीब कीड़े मंडराना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर गांव की हालत खराब हो जाती है। तभी उसके पीछे एक और डरावना सीन होता है और एक अजीब सा आदमी हाथ में लालटेन लिए खड़ा होता है। उसे देखकर गांव लिटरली डर के मारे जम जाता है। लेकिन उसी वक्त गुआन होटल का शटर उठाता है और गांव को अंदर बुलाता है। गुआन अंदर चला जाता है लेकिन गांव अभी भी बाहर ही होता है। और तभी अचानक एक आदमी छत से सीधा आकर कचरे के ढेर पर गिरता है और फिर बिना कुछ बोले नींद में चलने लगता है। ये देखकर गांव और भी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन फिर वो एक डिसीजन लेता है। वो सोचता है कि अगर यह आदमी नींद में आगे बढ़ता रहा तो शायद किसी गाड़ी या इंसान से टकरा सकता है। इसलिए डर के बावजूद गांव डिसाइड करता है कि वो उस आदमी की मदद करेगा। इसके बाद गांव उस आदमी का पीछा करना शुरू कर देता है। शुरू में वो थोड़ा घबराने लगता है, लेकिन सच जानने की इच्छा उस पर हावी हो जाती है। वो चुपके से उस आदमी की वीडियो भी रिकॉर्ड करने लगता है ताकि बाद में सबूत के तौर पर उसे दिखा सके। लेकिन जैसे जैसे वो उसका पीछा करता है सीन और भी ज्यादा अजीब होता चला जाता है। काफी दूर तक चलने के बाद गांव देखता है कि वो आदमी नींद में चलते हुए सीधा एक तालाब के अंदर जा रहा था। ये देखकर गांव तुरंत रिएक्ट करता है और उसकी जान बचाने के लिए उसके पीछे तालाब में उतर जाता है। वो उसे जोर जोर से जगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक माहौल बदलने लगता है। आसपास का एनवायरनमेंट एकदम डार्क और डरावना हो जाता है और हर तरफ से अजीब सी ब्लैक शैडोज उभरने लगती है और उन सब के ऊपर वही लालटेन पकड़ा हुआ आदमी दिखाई देता है। गांव को समझ पाता उससे पहले ही सब कुछ एक पल में गायब हो जाता है और तभी एक बहुत बड़ा और खतरनाक सेंटीपीड अचानक से आकर गांव को तालाब के नीचे खींचने लगता है। गांव पूरी जान लगाकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत कम होने लगती है और एक मोमेंट ऐसा आता है जब उसे लगता है कि अब उसका बचना मुश्किल है। लेकिन तभी एंट्री होती है उस मिस्टीरियस लालटेन वाले आदमी की। वो अचानक से आता है, गांव को पकड़कर उसे तालाब से बाहर निकाल देता है और दूर फेंक देता है। इसके बाद असली फाइट शुरू होती है और वो बड़ा सेंटीपीड भी तालाब से बाहर आ जाता है और सीधा उस आदमी पर हमला कर देता है। सेंटीपीड अपने जैसे बहुत से छोटे सेंटीपीड को बुला लेता है और एक साथ अटैक करता है, लेकिन वो आदमी अपनी पावरफुल एबिलिटीज का यूज करके एक ही झटके में सभी छोटे सेंटीपीड को खत्म कर देता है। दूर खड़ा गांव ये सब देख रहा होता है और डर के मारे डिसाइड करता है कि उसे यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसे देर हो चुकी थी और सेंटीपीड ने उसे पहले ही काट लिया था और अब उसका जहर धीरे धीरे गांव के पूरे शरीर में फैल रहा था। इसकी वजह से वो प्रॉपरली खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। दूसरी तरफ वो मिस्टीरियस आदमी अपनी पावर का यूज करता है और वो हवा में एक बड़ा सा खंजर क्रिएट करता है और उसे सीधा सेंटीपीड की आंख में घुसा देता है। सेंटीपीड जोर से चीखता है, लेकिन वो आदमी रुकता नहीं और अपनी अल्टीमेट पावर का यूज करके वो उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से तबाह कर देता है। लेकिन इतनी देर में गांव की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके शरीर में जहर पूरी तरह से फैल चुका था और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती है। इसके बाद हम एक मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो कहता है, 300 सालों से ताइस हुई जिसका इंतजार कर रहा था वो आखिरकार आ चुका है। यह सुनकर क्लियर हो जाता है कि कहानी अब और भी बड़ी होने वाली है और तब स्क्रीन पर एक बड़ा सा महल दिखाई देता है जिस बात का सिग्नल देता है कि अब असली गेम शुरू होने वाला था। दूसरे दिन हमें गांव देखने को मिलता है जो अपने रूम में उठता है। जैसे ही वो जागता है उसे कल की सारी बातें याद आने लगती है कि कैसे उस पर एक डेंजरस सेंटीपीड ने अटैक किया था। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे लगने लगता है कि शायद ये सब सिर्फ एक सपना था और जब वो अपने पैर को चेक करता है तो वहाँ कोई भी घाव या निशान नहीं होता। ये देखकर वो पूरी तरह से श्योर हो जाता है कि कल जो कुछ भी हुआ था वो बस एक बुरा सपना था। इसके बाद वो एक्साइटमेंट के साथ उठता है क्योंकि आज उसकी एकेडमी में रजिस्ट्रेशन का दिन था। वो जल्दी से तैयार होने लगता है, लेकिन तभी टीवी पर एक शॉकिंग न्यूज चल रही होती है कि एक पूरे तालाब का पानी रात भर में गायब हो चुका था। रिसर्चर्स भी हैरान है क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था। गांव जब टीवी पर उस जगह को देखता है तो उसे वो थोड़ी फेमिलियर लगती है। वो इस बात को इग्नोर करके एकेडमी के लिए निकल पड़ता है। एकेडमी पहुंचकर सबसे पहले वो वहाँ के वर्कर्स से हॉस्टल के बारे में पूछता है ताकि वो वहीं रह सके, लेकिन वर्कर उसे बताता है कि हॉस्टल ऑलरेडी फुल हो चुका है और एक भी रूम खाली नहीं है। यह सुनकर गांव काफी घबरा जाता है और पूछता है कि अब वो कहाँ रहेगा। तब वर्कर उसे वापस उसी होटल में ले आता है जहाँ वो पहले रुका था। वहाँ पर हुआ नाम की एक लड़की आती है और बताती है कि एकेडमी की तरफ से होटल अरेंजमेंट टेम्पररी किया गया है और जल्दी ही उसे एक प्रॉपर रूम मिल जाएगा। तब तक के लिए उसे यहीं पर रहना होगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी वहाँ हुआसाई नाम का एक लड़का आता है। उसे देखते ही गांव और हुआ दोनों थोड़े डर जाते हैं। गांव को तुरंत याद आता है कि यह वही लड़का है जो उसने कल देखा था, जो नींद में चल रहा था, लेकिन दोनों उस बात को इग्नोर कर देते हैं। जैसे ही गांव होटल के अंदर जाता है उसे कुछ अजीब और सुपर नेचुरल चीजें महसूस होने लगती है। वो गुआन को इसके बारे में बताता भी है, लेकिन गुआन उस बात को भी इग्नोर कर देता है और रजिस्ट्रेशन के लिए उससे उसका आईडी कार्ड मांगता है। गांव अपना आईडी कार्ड देकर अपने रूम में चला जाता है।
लेकिन जैसे गुआन उसका आईडी देखता है वो कुछ कैलकुलेशन करने लगता है और अपने आप से कहता है, आखिरकार 300 सालों बाद हमें वो इंसान मिल ही गया। इसका सबको इंतजार था। इस बात से क्लियर हो जाता है कि गुआन को गांव के साथ हो रही सभी अजीब घटनाओं के बारे में पहले से पता था। दूसरी तरफ गांव अपने रूम में आराम कर रहा होता है। तभी अचानक उस दीवार में एक हिडन कॉरिडोर नजर आता है। थोड़ा बहुत हेजिटेट होकर वो उसमें हाथ डालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो एक और स्ट्रेंज विजन में चला जाता है। इस बार वो खुद को एक लाल रंग के घेरे के अंदर खड़ा पाता है और उसके सामने वही आदमी होता है जिसने कल उसकी जान बचाई थी। लेकिन जैसे ही वो आदमी गांव को देखता है वो उसे तुरंत वहां से बाहर निकाल देता है और अगले ही पल गांव रियल वर्ल्ड में अपनी नींद से जागते हुए वापस आ जाता है। इस बार भी उसे लगता है कि यह सब सिर्फ एक सपना था, लेकिन जब वो बाहर देखता है तो रात हो चुकी थी और तभी एंट्री होती है यू नाम की एक लड़की की, जो बिना कुछ सोचे समझे गांव पर अटैक कर देती है और उसे जबरदस्ती बिल्डिंग से बाहर निकलने को कहती है। इधर गुआन पर भी एक बूढ़ा आदमी हुआंग अटैक कर देता है। गुआन बचने की काफी कोशिश तो करता है, लेकिन हुआंग अपनी मिस्टीरियस पावर का यूज करके उसे एक जगह पर रोक देता है। फिर वह गुआन से बिल्डिंग के 18th अंडरग्राउंड फ्लोर के बारे में पूछता है, लेकिन गुआन कुछ भी बताने से मना कर देता है। यही हमें एक और बड़ा ट्विस्ट पता चलता है कि ऊपर से ये बिल्डिंग सिर्फ 5 फ्लोर की दिखती है, लेकिन नीचे से इसमें 18 हिडन अंडरग्राउंड फ्लोर मौजूद है। दूसरी तरफ हमें डोंगी नाम का एक आदमी देखने को मिलता है जो चुपके से हुआसाई के रूम में घुसता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है हुआसाई पहले से ही अलर्ट होता है और छुपकर उस पर अचानक अटैक कर देता है। ये सीन हमें दिखाता है कि हुआसाई भी कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि हमेशा वो खतरे से निपटने के लिए रेडी रहता है। अब वापस स्टोरी शिफ्ट होती है गाँव की तरफ, जहाँ यू उसे बार बार रूम से बाहर जाने के लिए कह रही होती है। पहले तो गाँव थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर वो फाइनली वहां से जाने का डिसीजन लेता है। लेकिन ये सब सिर्फ एक प्लान होता है। जैसे ही वो मुड़ता है वो पीछे से एक ट्रॉली उठाकर यू पर जोर से अटैक कर देता है। लेकिन अजीब बात ये होती है कि इसका यू पर कोई खास असर नहीं होता, बल्कि इस छोटी सी चीज से यू और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और सीधा गाँव के पीछे पड़ जाती है। दोनों भागते भागते हुआ के रूम तक पहुंच जाते हैं। जैसे यू हुआ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है तभी हुआ अपने असली रूप दिखाती है। वो एकदम से कुंफू मूव का यूज करती है और सिर्फ एक ही झटके में यू को मार के सीधा उसे बाथटब में गिरा देती है। ये देखकर गांव पूरी तरह से शॉक रह जाता है क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हुआ इतनी पावरफुल फाइटर होगी। लेकिन ये फाइट यही खत्म नहीं होती। यू और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर दोनों के बीच एक जोरदार बैटल शुरू होती है। उनकी फाइट काफी देर तक चलती रहती है, लेकिन आखिरकार हुआ अपनी स्किल और स्मार्ट फाइटिंग टेक्निक का यूज करके यू को हरा देती है। दूसरी तरफ हुआंग ने गुआन की हालत बहुत ज्यादा बुरी कर दी थी। वो उसे बुरी तरह से मार चुका था और उसकी 2 स्पेशल अंगूठियां निकाल लेता है। इन अंगूठियों की मदद से वो अंडरग्राउंड फ्लोर्स तक एक्सेस पा सकता है और अपना मिशन कंप्लीट कर सकता था। इसी बीच डोंगी हुआसाई से बचने की कोशिश करता हुआ हुआंग के पास पहुंचता है, लेकिन हुआंग उसे बचाने के बजाय सीधा उसका काम तमाम कर देता है। ये मोमेंट क्लियरली दिखाता है कि हुआंग के लिए किसी की जान की कोई वैल्यू नहीं थी। फिर अचानक हुआंग की नजर गांव पर पड़ती है और तुरंत ही वो उसके अंदर से एक अजीब और पावरफुल एनर्जी फील करता है, वही एनर्जी जिसका वो इतने टाइम से पीछा कर रहा था। हुआंग को देखते ही हुआ गांव को पीछे हटने के लिए कहती है, लेकिन तभी एक लकड़ी का टुकड़ा तेजी से आकर हुआ के सीने में घुस जाता है। अब हुआंग सीधा गांव के पीछे पड़ जाता है। डर के मारे गांव तुरंत वहां से भागने लगता है और भागते भागते बिल्डिंग की छत तक पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे एक अजीब सा फील होता है, जैसे उसके अंदर की पावर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई हो। तभी हुआंग उस पर आसपास की चीजों का यूज करके फिर से अटैक करता है। गांव मुश्किल से बच पाता है, लेकिन फिर भी वो काफी घायल हो जाता है। हुआंग इस मौके का फायदा उठाता है और वो गांव का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है और उसके अंदर की उस मिस्टीरियस पावर को खींचने लगता है। इस वजह से गांव की हालत बहुत खराब हो जाती है और उसे लगने लगता है कि अब उसका एंड होने वाला है। लेकिन तभी एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। अचानक हुआंग के पीछे वही मिस्टीरियस आदमी आ जाता है, वही आदमी जिसने पहले गांव को सेंटीपीड से बचाया था। वो तुरंत आकर हुआंग को गांव से दूर कर देता है। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यह थी कि हुआंग उस आदमी को देखकर गुस्सा होने के बजाय सीधा उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और फिर उसे रिस्पेक्ट के साथ प्रिंस ज़ैनान बोलकर ग्रीट करता है। यह नाम सुनते ही क्लियर हो जाता है कि यह आदमी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल और हाई स्टेटस वाला शख्स है। ज़ैनान तब हुआंग को शांत अंदाज में कहता है कि अब उसे तुरंत वहां से चले जाना चाहिए। प्रिंस का ऑर्डर मिलते ही हुआंग बिना ज्यादा बहस किए वहां से मुड़ने लगता है। जाते जाते वो बोलता है कि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि प्रिंस की नजर इस गांव पर भी है। अगर उसे पहले से पता होता तो वो कभी भी गांव को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन यहीं पर कहानी एक अजीब सा मोड़ लेती है। गांव तुरंत बीच में बोल पड़ता है कि हुआंग झूठ बोल रहा है, ये सब उसने जानबूझकर किया है। ये बात सुनते ही हुआंग रुक जाता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडी मुस्कान आ जाती है। वो बिना डरे कहता है कि हाँ, वो इस बात से एग्री करता है और फिर वो धीरे धीरे अपना कपड़ा उतारता है। जैसे ही कपड़ा गिरता है सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि हुआंग का पूरा शरीर गायब हो चुका था। वापस सिर्फ हड्डियों का एक डरावना ढांचा बचा था और उसके पीछे एक धड़कता हुआ दिल। हुआंग कहता है कि उसे आज गांव चाहिए क्योंकि उसकी पावर से वो अपनी लाइफ एनर्जी को और ज्यादा बढ़ा सकता है। ये बोलते ही वो सीधा गांव पर हमला कर देता है।
लेकिन तभी प्रिंस लाइटनिंग स्पीड से उसके पीछे पहुंच जाता है। एक ही पल में प्रिंस हुआंग का सिर पकड़ लेता है और बिना किसी हेजिटेशन के उसका सिर उसके शरीर से अलग कर देता है, फिर दोनों हिस्सों को अलग अलग तरफ फेंक देता है। ये सीन देखकर गांव हैरान रह जाता है। उन्हें लगता है कि सब खत्म हो गया है, पर असली हॉरर अभी बाकी था। कुछ ही सेकंड्स बाद हुआंग वापस खड़ा हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सब लोग इसे देखकर सुन रह जाते हैं। तब हुआंग रिवील करता है कि वो मरा ही नहीं था, उसने एक दूसरे शरीर का इस्तेमाल किया था और अब उसने अपना सिर वापस जोड़ लिया है। फिर वो प्रिंस की तरफ देखकर कहता है कि उसने हिस्ट्री में पढ़ा था कि प्रिंस ज़ेनान इतना पावरफुल है कि वो एनवायरनमेंट को भी कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अब वो इतना वीक क्यों लग रहा है? शायद उसका इनर कोर तबाह हो चुका है और अब वो अपनी गॉड लेवल पावर यूज नहीं कर सकता। ये बोलते ही हुआंग अपने शरीर से बहुत सारे नुकीले लकड़ी जैसे कांटे निकालता है और उनसे गांव पर अटैक कर देता है। प्रिंस तुरंत एक्शन लेता है और गांव को बचाते हुए हुआंग के साथ लड़ने लगता है। दोनों के बीच एक जोरदार फाइट शुरू हो जाती है। इसी बीच हुआंग एक बहुत पावरफुल अटैक चार्ज करता है, सीधा गांव को खत्म करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो अटैक लॉन्च करता है, तभी प्रिंस अचानक उसके पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और उसका हाथ मोड़ते हुए उसे खत्म करने ही वाला होता है। तभी हुआंग घुटनों पर गिर जाता है और अपनी जान की भीख मांगता है। वो कहता है कि वो मर नहीं सकता जब तक कि न वो अपने परिवार के कातिल को नहीं ढूंढ लेता। उसके अंदर ताई सुई नेल है और जब तक उसका बदला पूरा नहीं होता तब तक उसे मार पाना लगभग इम्पॉसिबल है। जैसे ही प्रिंस ताई सुई नेल का नाम सुनता है वो रुक जाता है और यही से स्टार्ट होता है हुआंग की पास्ट स्टोरी। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि हुआंग अपनी जवानी में ही मर चुका था। उसकी मौत ने उसकी माँ को तोड़ कर रख दिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपने बेटे को वापस लाने के लिए वो एक रिचुअल करती है। वो ताई सुई नेल का यूज करती है और उसे एक पुतले के अंदर 7 दिन के लिए घुसा देती है। यह पुतला हुआंग के डेड बॉडी से कनेक्टेड होता है। रिचुअल के मुताबिक अगर 7 दिन तक नेल अंदर रहा तो हुआंग वापस जिंदा हो जाएगा और एकदम 7 दिन बाद हुआंग सच में वापस जी उठता है। लेकिन जब वो होश में आता है तब उसके हाथों पर खून लगा होता है। वो शौक में अपने कमरे से बाहर भागता है और जो वो देखता है उससे उसकी दुनिया टूट जाती है। उसके सारे अपने, उसके सारे चाहने वाले सब मरे हुए पड़े थे और फिर वो अपनी माँ की लाश देखता है। वो टूट कर उसे गले लगा लेता है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ती है जहाँ वो ताई सुई नेल होता है। तब उसे समझ आ जाता है कि शायद उसने ही सबको मार दिया है। उस दिन के बाद हुआंग एक भटकती हुई आत्मा बन जाता है और अपने ही परिवार के किलर को ढूंढने लगता है। समय बीतता जाता है और उसकी उम्र बढ़ती रहती है, लेकिन वो कभी मरता नहीं और आज तक वो उसी बदले की आग में जल रहा है। वापस प्रेजेंट में हुआंग ये सब प्रिंस को बताता है। प्रिंस कुछ देर चुप रहता है और फिर अजीब सा डिसीजन लेता है। वो कहता है कि वो हुआंग की मदद करेगा और बिना किसी वार्निंग के वो हुआंग को लेकर एक अनजानी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। जिस जगह पर प्रिंस हुआंग को लेकर आता है वहाँ पर हुआंग को बिल्कुल वैसे ही पावर फील होती है जैसे उसने गांव के अंदर महसूस की थी। ये एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि हुआंग तुरंत समझ जाता है कि अगर वो इस पावर को एब्सॉर्ब कर ले तो वो अपनी लाइफ एनर्जी का कई गुना तक बढ़ा सकता है। ये सोचकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बिना टाइम वेस्ट किए उस पावर को एब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पर गेम पलट जाता है। जैसा हुआंग ने सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा होने लगता है। पावर एब्सॉर्ब करने के बजाय उसकी लाइफ एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती है। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगता है और वो शॉक में आ जाता है। तब प्रिंस शांत आवाज में उसे बताता है कि यह पावर उसके लिए नहीं है। प्रिंस कहता है कि इस एनर्जी ने गांव को चुना है, ना कि हुआंग को। इस वजह से हुआंग चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो कभी भी इस पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यह बात सुनते ही हुआंग के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगता है। इसके बाद प्रिंस उसे वापस गांव के पास ले आता है और उसका सर एक बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। इसके बाद वहाँ गुआन पहुंचता है। गुआन तुरंत प्रिंस के पावर पकड़ लेता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। वो बताता है कि वो प्रिंस की 14 जनरेशन का वंशज है। ये सुनकर हमें एक बड़ा हिंट मिलता है कि प्रिंस की एज नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा है। तभी वह हुआ भी आ जाती है, वो भी बिल्कुल ठीक ठाक। उसे जिंदा देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन वह मुस्कुराकर बताती है कि वो असल में मरने का सिर्फ नाटक कर रही थी। और तभी ऊपर से हुआसा भी एंट्री लेता है। लेकिन जैसे ही सबको लगता है कि अब सब कंट्रोल में आ गया है, तभी अचानक हुआंग फिर से वापस आ जाता है। इस बार वो एक दूसरे आदमी के शरीर को कब्जे में लेकर प्रिंस पर अचानक हमला कर देता है। यह अटैक उम्मीद से बिल्कुल बाहर की थी। ऐसे प्रिंस रिएक्ट भी नहीं कर पाता, लेकिन उसी वक्त गांव बीच में आ जाता है और प्रिंस की जान बचा लेता है। पर इस सेक्रीफाइस की वजह से गांव खुद बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। प्रिंस का गुस्सा क्लियरली दिखने लगता है। वो अपनी पावर का यूज करके हुआंग को पकड़ता है और उसे इतनी दूर फेंक देता है कि वो नजर से ही गायब हो जाता है। लेकिन एक सवाल यही रह जाता है, क्या हुआंग सच में मर गया है या फिर वो फिर से वापस आएगा? इसका जवाब हमें तुरंत नहीं मिलता। दूसरी तरफ गांव की हालत बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुकी थी। उसका शरीर जवाब देने लगता है। गुआन प्रिंस से गुहार लगाता है कि वो किसी तरह गांव की जान बचा ले। सीन फिर शिफ्ट होता है और हम हुआंग को देखते हैं जो अभी भी जिंदा होता है। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो कहता है कि वो अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि उसके रास्ते में खुद प्रिंस ज़ेनान आ गया था। फोन के दूसरी तरफ उसका मास्टर बोलता है और उसकी आवाज से साफ पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा नाराज है। वो हुआंग से कहता है कि उसने उसे नाराज किया है और अब वो उसे और ताइसुई नील नहीं देने वाला। ये कहकर वो बिना कुछ और सुने कॉल को कट कर देता है। लेकिन ऐसा सुनकर हुआंग अपनी सारी उम्मीदें खो चुका था।
मानो यही उसका आखिरी मौका था। दूसरी तरफ प्रिंस गांव को लेकर एक स्पेशल जगह पर जाता है। इसे ताइसुई एनर्जी चेम्बर कहा जा सकता है। जैसे गांव वहां पहुंचता है, उसका चेहरा डर से भर जाता है। वो हर जगह ताइसुई की एनर्जी फैली होती है और वो भी इतना ज्यादा कि नॉर्मल इंसान उसे सह ही नहीं सकता। गांव डर के मारे प्रिंस से पूछता है, क्या मैं मरने वाला हूँ? प्रिंस उसकी तरफ देखता है और उसे शांत आवाज में कहता है, तुम कभी मर नहीं सकते, क्योंकि ये जगह पूरी की पूरी ताइसुई से भरी है। प्रिंस तब गांव को सच बताता है कि ताइसुई अब गांव के साथ पूरी तरह से जुड़ चुका है। मतलब अब गांव आम इंसान नहीं रहा। प्रिंस कहता है कि अब गांव मर ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी उसे कोई चोट लगेगी या उसका शरीर खराब होगा, ताइसुई उसे वापस से ठीक कर देगा। लेकिन इस पावर के पीछे एक बहुत ही डार्क सच छुपा है। एंशियंट लिखावट के हिसाब से ताइसुई असल में मरे हुए शरीरों से जुड़ा हुआ एक अजीब सा और भयानक पावर है, और ये सुनकर गांव के होश उड़ जाते हैं। इसी बीच ताइसुई गांव के साथ एक बच्चे की तरह खेलने लगता है, जैसे उसे गांव बहुत ही पसंद आया हो। ये देखकर गांव और भी कंफ्यूज हो जाता है। वो प्रिंस से पूछता है, मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है? प्रिंस सीधा जवाब देता है, क्योंकि ताइसुई ने तुम्हें चुना है और अब तुम उसके हो। और फिर वो एक शॉकिंग बात बताता है कि कुछ महीनों बाद घोस्ट फेस्टिवल आने वाला है, और इस फेस्टिवल के दौरान दुनिया में ऐसी कई खतरनाक चीजें होती हैं जो जिंदा लोगों के लिए बहुत ही डेंजरस होती हैं। और सबसे बड़ी बात, जहाँ गांव खड़ा है वही उसका पुराना विलेज था, लेकिन अब वो जगह एक होटल के सबसे नीचे वाला अंडरग्राउंड फ्लोर बन चुकी है, और वही जगह है जहाँ ताइसुई की पूजा होती है। यह सब सुनकर गांव डर जाता है और तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंस उसे रोक देता है। वो कहता है, अब तुम ताइसुई से जुड़े हो और तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। गांव को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो गुस्से में वहां से चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा दूर जाता है, उसका पैर धीरे धीरे सड़ने लगता है। डर से चिल्लाते हुए गांव तुरंत वापस ताइसुई के पास लौट आता है, और जैसे ही वो पास आता है, ताइसुई उसका पैर तुरंत ठीक कर देता है। प्रिंस तब उसे समझाता है, ताइसुई के बिना तुम सिर्फ एक सड़ता हुआ शरीर हो। अब गांव को सच समझ आता है कि अगर वो होटल या ताइसुई से ज्यादा दूर गया तो वो धीरे धीरे मर जाएगा, और शायद ताइसुई भी होटल के बाहर नहीं जा सकता। मतलब गांव अब इस होटल में फंस चुका है। लेकिन गांव इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो बार बार नए तरीके ट्राई करता है बाहर निकलने के लिए, लेकिन हर बार उसका शरीर सड़ने लगता है और उसे वापस लौटना पड़ता है। अब गांव सच में डर जाता है। वो सोचता है, अगर मैं खाना खाने गया या मजा करने गया या अपनी ड्रीम एकेडमी गया, तो क्या मैं वापस सड़ने लगूंगा? मतलब वो बुरी तरह फंस चुका था। उस समय वो प्रिंस के कॉलर को पकड़ लेता है और चिल्लाकर पूछता है, क्या मैं सच में या जिंदगी भर के लिए फंस गया हूँ? क्या कोई रास्ता नहीं है? प्रिंस शांत होकर कहता है, यही तुम्हारा भाग्य है, तुम्हें यही रहना होगा। लेकिन गांव एकदम सीधा जवाब देता है, मैं भाग्य पर यकीन नहीं करता। और इतना कहकर वो फिर से बाहर निकलने लगता है। जैसे जैसे वो होटल से दूर जाता है, उसका पूरा शरीर धीरे धीरे गलने लगता है। दर्द, यादें, सपने सब उसके दिमाग में चल रहे होता है। अपनी फैमिली, अपने सपने, सब कुछ उसे याद आता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। उसका शरीर लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और तभी प्रिंस वहां पहुंचता है और गांव के सिर पर एक तलिस्मा चिपका देता है, और तुरंत गांव का शरीर वापस से नॉर्मल हो जाता है। प्रिंस बताता है, अगर तुम ये तलिस्मा अपने पास रखोगे तो तुम होटल से दूर जा सकोगे। ये सुनकर गांव के चेहरे पर फिर से उम्मीद आ जाती है। वो बिना टाइम वेस्ट किए एकेडमी की तरफ बढ़ता है। वहां जाकर वो अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करता है, लेकिन तुरंत बाद ही वो छुट्टी लेता है और फिर वो सीधा स्टेशन जाता है और वहां जाकर उस तलिस्मा की लगभग 1000 कॉपीज बनवा लेता है, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि जहां उसकी जान खतरे में है वहां सपने देखना भी बेकार है। इस बार वो सच में उस जगह से बहुत दूर जाने का फैसला करता है। इन सब बातों को सोचते हुए गांव फाइनली ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन ट्रेन के अंदर गांव के अलावा सिर्फ एक मिडिल एज्ड आदमी सोया हुआ था। सबको शांत लग रहा था, लेकिन अचानक सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होने लगती है। ताइसुई फिर से गांव के ऊपर हावी होने लगता है, और इस बार ताइसुई सीधा गांव के हाथ को कंट्रोल कर लेता है, और धीरे धीरे उसका हाथ उस सोए हुए आदमी की तरफ बढ़ने लगता है, जैसे वो उसे शिकार बनाना चाहता हो। ये देखकर गांव के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत अपने हाथ को रोकने की कोशिश करता है और अपनी पूरी ताकत लगा देता है कंट्रोल वापस पाने के लिए। कुछ देर की मेहनत के बाद आखिरकार गांव अपना हाथ पर कंट्रोल वापस ले आता है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अचानक उसके दूसरे बॉडी पार्ट्स भी ताइसुई के कंट्रोल में आने लगते हैं। उसके पैर और दूसरे हिस्से भी उस आदमी की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब गांव सच में गुस्से से भर जाता है और वो चीख कर कहता है, ताइसुई, मेरा शरीर छोड़ दे और यहाँ से चला जा। और शायद गांव की स्ट्रॉन्ग विल की वजह से ताइसुई कुछ देर के लिए पीछे हट जाता है। लेकिन उस बेचारे आदमी का क्या? वो आदमी अब पूरी तरह से डर चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अभी क्या होने वाला था। तभी गांव का स्टेशन आ जाता है और वो तुरंत ट्रेन से उतर जाता है। दूसरी तरफ एक और खतरनाक कैरेक्टर एंटर होता है, जो कि था हुआंग का मास्टर, एक अजीब सा सफेद बालों वाला आदमी जो दूर से गांव पर नजर रखे हुए था। उसका मकसद सिर्फ एक ही था, और वो है गांव की पावर्स को समझना। अब सीन शिफ्ट होता है और गांव एक पब्लिक टॉयलेट में होता है, लेकिन वहीं पर फिर से एक बड़ा डेंजर खड़ा हो जाता है।
ताइसुई इस बार गाओ के पूरे शरीर पर कंट्रोल जमा लेता है। अब गाओ अपने ही शरीर में कैद हो चुका था और उसकी आवाज सुनकर एक आदमी वहां आ जाता है, लेकिन उसे क्या पता था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। अचानक ताइसुई उस आदमी पर हमला कर देता है। वो आदमी डर के मारे कांपने लगता है और सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी। लेकिन तभी एक हीरो एंट्री लेता है, यानी प्रिंस ज़ेनान वहां पहुंच जाता है। वो तुरंत अपनी पावर का यूज करता है और ताइसुई को शांत कर देता है। कुछ ही सेकंड्स में गांव का कंट्रोल वापस आ जाता है। इस तरह प्रिंस एक बार फिर गांव की जान बचा लेता है। उसके बाद प्रिंस गांव को लेकर वापस ताइसुई के पास जाता है। अब प्रिंस को यह बात क्लियरली समझ आ चुकी थी कि अगर गांव ताइसुई से ज्यादा दूर गया तो ताइसुई उसके पूरे शरीर को कंट्रोल करके उसे किसी भी हद तक ले जा सकता है। मतलब खतरा अब और भी ज्यादा बढ़ चुका था। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। होटल के बाहर वही सफेद बालों वाला आदमी खड़ा होता है। वो सब कुछ देख रहा था और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उसे ये सब देखकर मजा आ रहा था। दूसरी तरफ गांव अचानक ताइसुई के सामने होश में आता है, लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था। प्रिंस के दिए हुए तलिस्मा के बाद भी मैं ताइसुई के कंट्रोल में कैसे आ रहा हूँ? तभी प्रिंस उसे एक सच बताता है कि जो तलिस्मा उसने दिया था उसकी पावर सिर्फ 6 घंटे के लिए ही काम करती है, और अगर गांव ताइसुई से ज्यादा दूर चला जाता है तो धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी ताइसुई के कंट्रोल में चली जाएगी और आखिरकार उसकी मौत हो जाएगी। ये सुनते ही गांव थोड़ा पैनिक हो जाता है और तुरंत प्रिंस से और ज्यादा तलिस्मा मांगता है ताकि वो बाहर जाकर सच का पता लगा सके। लेकिन प्रिंस सीधा मना कर देता है और उसे वार्न करता है कि अब उसे होटल के अंदर ही रहना चाहिए। ये कहकर वो गांव को वहां से बाहर निकाल देता है। इसके बाद गांव सीधा अपने रूम में आता है और थोड़ा सोचने के बाद अपने फोन को चेक करने लगता है। लेकिन अचानक उसका फोन बेड के नीचे गिर जाता है। जब वो उसे उठाने के लिए झुकता है तब उसकी नजर कुछ अजीब चीजों पर पड़ती है। बेड के नीचे बहुत सारी पुरानी पेंटिंग्स लगी थी। सच को जानने के चक्कर में गांव उन सब पेंटिंग्स को एक एक करके बाहर निकालने लगता है। तभी उसके पीछे उसे एक पुराना कागज मिलता है। जैसे ही वो उस कागज को खोलता है तब उसे पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल पेपर नहीं बल्कि एक अजीब सा मैप है। अब गांव डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस मैप का राज आज ही खोल कर रहेगा, क्योंकि जो तलिस्मा उसके पास है उसे पाने के लिए उसने ऑलरेडी काफी मुसीबतों का सामना किया है। इस मिशन के साथ गावा और हुआसाए उस मैप का पीछा करते हुए एक अजीब और सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं। उनके सामने एक बड़ा सा लकड़ी का गेट खड़ा हो जाता है जो देखने में ही काफी पुराना और रहस्यमय लग रहा था। जैसे ही गाव उस गेट को छूता है अचानक वो ताइसुई की पावर एक्टिवेट होने लगती है और गेट के ऊपर बना एक अजीब सा सिंबल चमकने लगता है। ये सब देखकर गाव को काफी अजीब फील होता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद इस मिस्ट्री का जवाब उस सिंबल के पास ही है। फिर क्या था, गाव और हुआसाए मिलकर उस गेट पर चढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए वो उस ग्लोइंग सिंबल तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही गाव उस सिंबल को टच करता है उसके दिमाग में अचानक कुछ डरावनी विजन आने लगता है। उस विजन में वो देखता है कि प्रिंस ज़ेनान वहाँ मौजूद है और उसके आसपास हर जगह इंसानों की लाशें पड़ी हैं। ये सीन इतना भयानक था कि गाव एक पल के लिए हिल जाता है। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि जैसे ये सब होता है प्रिंस को भी इसका एहसास हो जाता है कि गांव ने कुछ एक्टिवेट कर दिया है। और तभी अचानक वो बड़ा सा गेट हिलने लगता है और धीरे धीरे जमीन के अंदर धंसने लगता है। गांव और हुआसाए को समझ पाते उससे पहले ही वो दोनों भी उस गेट के साथ नीचे गिर जाते हैं। वो दोनों एक अंधेरे तालाब में आ गिरते हैं। जब गांव और हुआसाए उस गहरे तालाब से बाहर निकलते हैं तब उन्हें तुरंत एहसास हो जाता है कि वो किसी नॉर्मल जगह पर नहीं बल्कि एक अजीब और रहस्यमय दुनिया में आ चुके हैं। उनके सामने दो बड़े बड़े डरावने स्टैचूज खड़े थे और उन दोनों के बीच एक विशाल गेट मौजूद था। ये सीन इतना अजीब था कि तीनों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। इसलिए डरते हुए भी वो धीरे धीरे उस गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं उन्हें अचानक महसूस होता है कि वहाँ उनके अलावा भी कोई और मौजूद है। जब वो ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि वो गांव का एक कजिन है, लेकिन उनके पास बात करने का टाइम ही नहीं होता क्योंकि अचानक पीछे से कुछ घोस्ट सोल्जर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। अब सिचुएशन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और तीनों अपनी जान बचाने के लिए फुल स्पीड में भागना शुरू कर देते हैं। हुआसाए और कजिन बहुत तेज भागते हैं और धीरे धीरे गांव से आगे निकल जाते हैं। इस वक्त गांव सबसे पीछे रह जाता है और भागते भागते अचानक वो गिर पड़ता है। और यही वो मूवमेंट होता है जब घोस्ट सोल्जर उसे घेर लेते हैं और उसकी मौत बिल्कुल पक्की लग रही थी। लेकिन लास्ट मूवमेंट पर हुआसाए और कजिन वापस आते हैं और जबरदस्त फाइट करके उन सोल्जर को खत्म कर देते हैं और गांव की जान बचा लेते हैं। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि तुरंत बाद वो दोनों फिर से भागना शुरू कर देते हैं। गांव कंफ्यूज हो जाता है, ये लोग भाग क्यों रहे हैं भाई? और तभी वो पीछे मुड़कर देखता है और उसकी आंखें शौक से फट जाती है। जिस रास्ते से वो आए थे वहां से अब हजारों घोस्ट सोल्जर उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। ये देखकर गांव भी अपनी स्पीड बढ़ा देता है और तीनों एक साथ जान बचाने के लिए दौड़ने लगते हैं। दौड़ते दौड़ते वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं होता। मतलब वो पूरी तरह से फंस चुके थे। पीछे से घोस्ट सोल्जर धीरे धीरे उनके पास आ रहे थे और सिचुएशन बिल्कुल उम्मीद से बाहर जा रही थी। तभी गांव की नजर एक बार फिर उस सेम सिंबल पर पड़ती है जो उसके तलिस्मा पर बना हुआ था। उस मोमेंट पर बिना सोचे समझे गांव उस सिंबल को छू लेता है और जैसे ही वो ऐसा करता है अचानक जमीन हिलने लगती है और घोस्ट सोल्जर के नीचे की जमीन फट जाती है। एक पल में ही सारे सोल्जर एक गहरी खाई में गिर जाते हैं। ये देखकर तीनों को थोड़ी शांति मिलती है,
लेकिन तभी उनके पीछे एक और खुफिया गेट खुल जाता है। अब वो समझ जाते हैं कि ये उनका नेक्स्ट रास्ता है। बिना टाइम वेस्ट किए वो उस गेट के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर उन्हें हर जगह वही मिस्टीरियस सिंबल दिखाई देता है, दीवारों पर, दरवाजों पर, यानी हर जगह। तब जाकर उन्हें एक चौंका देने वाला सच पता चलता है कि ये सिंबल असल में नैंटिंग सिंबल है, जो एक पुराने और खोए हुए गांव नैंटिंग विलेज को रिप्रेजेंट करता है। ये सुनते ही गांव हैरान रह जाता है और तुरंत कजिन से पूछता है, ये नैंटिंग विलेज असल में है क्या? तब कजिन, जिसका नाम वैंसी होता है, सच बताता है। वो कहता है, हम लोग अभी जहाँ खड़े हैं वही असल में नैंटिंग विलेज है। ये सुनते ही गांव और हुआजाई दोनों शॉक में आ जाते हैं। वैंसी आगे बताता है कि वो एक रिसर्चर है और इस जगह के राज को समझने के लिए यहाँ आया था। लेकिन अब सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर एक पूरा गांव जमीन के नीचे कैसे हो सकता है? तब वैंसी धीरे से एक और डार्क ट्रूथ रिवील करता है। वो कहता है कि आज से बहुत सालों पहले ये पूरा विलेज किसी भयानक घटना के कारण जमीन के नीचे दफन हो गया था। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि इन सब के पीछे किसी और का नहीं बल्कि प्रिंस जैनान का हाथ था। जैसे ही गांव प्रिंस जैनान का नाम सुनता है तब उसके दिमाग में हजारों सवाल उठने लगते हैं। वो तुरंत वैंसी की तरफ मुड़कर कहता है, मुझे जैनान के बारे में सब कुछ जानना है। आखिर वो कौन था? ये सुनकर वैंसी थोड़ा सीरियस हो जाता है और धीरे धीरे एक पुरानी खूनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो बताता है कि आज से लगभग 300 साल पहले प्रिंस जैनान ने सिर्फ एक चीज के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया था, और वो थी राजगद्दी। अपनी पावर की भूख में उसने एक ऐसा कदम उठाया था जो किसी भी इंसान को हिला दे। उसने अपने ही पिता को मार दिया, अपने पूरे परिवार का खून कर दिया, और सिर्फ यही नहीं, उसने नैंटिंग विलेज के बहुत सारे निर्दोष लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया। वैंसी की ये बातें सुनते ही माहौल बिल्कुल हैवी हो जाता है। लेकिन गांव के लिए यह सब मानना इतना आसान नहीं होता। गांव तुरंत मना करता है और कहता है, नहीं, ये इम्पॉसिबल है। प्रिंस ऐसा नहीं कर सकता, वो इतना बुरा इंसान नहीं है। उसके दिमाग में अभी भी वो प्रिंस की इमेज होती है जो उसने देखी थी, इसलिए वो इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता। तभी वैंसी थोड़ा रुककर एक और ट्विस्ट देता है। वो कहता है, हो सकता है कि तुम सही हो, और शायद जैनान के इरादे उतने सिंपल नहीं थे जितने दिखता है। शायद उसका गोल कुछ और ही था, कुछ बहुत ही बड़ा। यह बात सुनते ही गांव और भी कंफ्यूज हो जाता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है प्रिंस जैनान की तरफ, जो अब उसे नैंटिंग विलेज के बाहर आ चुका था। जैसे ही वो उस जगह पर कदम रखता है, उसकी पावरफुल एनर्जी पूरे एरिया में फैल जाती है, और तभी गेट के दोनों तरफ खड़े वो बड़े बड़े स्टैचूज अचानक हिलने लगते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है, जैसे वो जिंदा हो गए हो। ये स्टैचूज धीरे धीरे अपनी जगह से हिलकर सीधा प्रिंस की तरफ मुड़ते हैं, और कुछ ही पलों में वो दोनों अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ वैंसी गांव को एक ऐसी सच्चाई बताता है जो सबके होश उड़ा देती है। वो कहता है कि प्रिंस असल में ताई सुई को पाना चाहता था। ये ताई सुई कोई आम शक्ति नहीं थी, बल्कि एक ऐसी डार्क पावर थी जो अंडरग्राउंड वर्ल्ड में जन्मी थी। इस शक्ति को पाने के लिए इंसान को या तो बलि देनी पड़ती या फिर अपने अंदर के सारे इमोशन को खत्म कर देना पड़ता। यही काम प्रिंस जैनान ने किया था। उसने अपने दिल के हर एक एहसास को मार दिया था और सिर्फ पावर के लिए अपने ही परिवार का खून कर दिया, ना सिर्फ अपनी फैमिली बल्कि गांव के कई निर्दोष लोगों का भी। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है जहां जैनान के सामने दो बड़े स्टैचूज होते हैं। ये कोई आम मूर्तियां नहीं थी, ये उसके अपने दो बड़े भाई थे जो अब उसका रास्ता रोक कर खड़े थे। दोनों भाई उसे जबरदस्त टक्कर देते हैं और किसी भी कीमत पर उसे गांव के अंदर जाने नहीं देते। लेकिन प्रिंस भी पीछे हटने वाला नहीं था। वो अपनी पावर का यूज करता है और अपनी एनर्जी से पूरे एरिया को स्कैन करके ये पता लगा लेता है कि गांव एग्जैक्टली कहाँ मौजूद है। जैसे ही उसे लोकेशन मिलती है, वो अपनी फुल पावर एक्टिवेट करता है और सीधा गांव की तरफ दौड़ पड़ता है। दूसरी तरफ गांव अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा होता कि प्रिंस इतना निर्दयी हो सकता है। सब लोग एक अलग कमरे में जमा होते हैं। वहाँ वैंसी बताता है कि साइंस के हिसाब से लगभग 2000 साल पहले ताइसु एक मीटेरियोइड के जरिए धरती पर आया था, और आते ही उसने धीरे धीरे सारी जीवित चीजों पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी एक पावरफुल हीरो सामने आया जिसने उस मीटेरियोइड की मदद से एक अजीब सी जेल बनाई और ताइसु को उसके अंदर सील कर दिया। इधर प्रिंस के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा होता। वो मजबूरन अपने दोनों भाइयों के स्टैचूज को डिस्ट्रॉय कर देता है और उन्हें मिटाकर फाइनली गांव के अंदर घुसने लगता है। इसी वक्त गांव और बाकी सभी एक और खौफनाक कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें कई लड़कियों की लाशें नजर आती है। ये देखकर सबकी रूह कांप उठती है। लेकिन वैंसी बताता है कि ये सब कई सालों पहले ही मर चुकी थी। सच और भी ज्यादा डरावना था। इन सबको ताइसुई के सामने सैक्रिफाइस के रूप में रखा गया था ताकि वो इन्हें खा सके और अपनी पावर बढ़ा सके। यह सुनकर सभी और ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं बल्कि आगे बढ़ते रहते हैं। तभी अचानक उन्हें महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, और फिर कुछ ऐसा होता है जो सबको शॉक कर देता है। वो सारी मरी हुई लड़कियां हिलने लगती हैं और धीरे धीरे खड़ी हो जाती है। अब वो सब उन पर हमला करने के लिए तैयार थी। ये देखते ही सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। वो डेड बॉडी सब उनके पीछे दौड़ रही थी और उन पर अटैक करने की कोशिश करती है। किसी तरह सब लोग बचकर एक दूसरे रास्ते की तरफ निकल जाते हैं और उनसे दूर हो जाते हैं। लेकिन उनकी मुश्किलें यही खत्म नहीं होती। आगे जाकर उनका सामना होता है एक नए खतरे से, यानी घोस्ट सोल्जर से। उन्हें देखकर सब लोग फंस जाते हैं और उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। तभी वैंसी आगे बढ़ता है और अपनी पावर का यूज करता है।
तभी एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है और सारे घोस्ट सोल्जर उड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। जब सब सोच रहे थे कि वेंसी के पास कोई हिडन पावर है, तब पता चलता है कि वो सिर्फ फायरवर्क का यूज कर रहा था। पर सिचुएशन अभी भी कंट्रोल में नहीं थी। इसके बाद और भी ज्यादा घोस्ट सोल्जर उनके पीछे पड़ जाते हैं और सबको फिर से भागना पड़ता है। और इस बीच एक बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है, क्योंकि हुआजाई उन सब से बिछड़ चुका था। इसके बाद कहानी एक और डेंजरस मोड़ लेती है। गाओ और वेंसी भागते भागते एक अजीब और मिस्टीरियस कमरे में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, उनकी नजर पड़ती है 8 अलग अलग गेट्स पर। हर एक गेट एक जैसा दिख रहा था, लेकिन सच बहुत ही खतरनाक था। उन्हें इन 8 गेट्स में से सिर्फ एक सही गेट चुनना था। अगर गलत गेट चुन लिया तो मौत पक्की थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि उनके पीछे वो डरावने घोस्ट सोल्जर लगातार उनका पीछा कर रहे थे। सिचुएशन इतनी भयानक हो जाती है कि गांव बिना सोचे समझे एक गेट को रैंडमली चूज करता है और तुरंत वेंसी का हाथ पकड़कर उस गेट की तरफ फुल स्पीड में दौड़ पड़ता है। दौड़ते दौड़ते वो दोनों एक लंबी सी जगह पर पहुंचते हैं और कुछ ही देर में उनके सामने आता है एक पुराना और टूटा हुआ ब्रिज। वो दोनों बिना रुके उस ब्रिज को क्रॉस करते हैं और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तब उनकी आंखों के सामने एक ऐसा नजारा आता है जो सब कुछ बदल देता है। उन्हें दिखाई देता है एक लेजेंडरी डिवाइन श्रिन। ये वही जगह थी जिसे ढूंढने के लिए वेंसी इतनी दूर तक आया था। श्रिन को देखते ही वेंसी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे लगता है कि उसका सारा सफर अब सफल हो गया है। लेकिन कहानी यहीं पर एक ट्विस्ट लेती है। जब वेंसी खुश हो रहा होता है, तब गांव धीरे धीरे श्रिन की तरफ बढ़ने लगता है और उसी वक्त प्रिंस के दिए हुए तलिस्मा अपनी पावर खोना शुरू कर देता है। और जैसे ही तलिस्मा की पावर खत्म होती है, एक अधेरी और खतरनाक शक्ति चाप जाती है और ताइस्वी गांव के शरीर पर कब्जा कर लेती है। अब गांव अपने कंट्रोल में नहीं था। उसकी आंखें बदल जाती है और उसका बिहेवियर बिल्कुल अलग हो जाता है। वेंसी को समझ पाता उससे पहले ही गांव सीधा श्रिन के गेट की तरफ बढ़ने लगता है और बिना किसी हेजिटेशन के वो उस डिवाइन श्रिन का गेट खोलने जाता है। वही गेट जिसके अंदर असली ताइस्वी सदियों से क्या था। यहाँ हमें पता चलता है कि ताइस्वी हजारों सालों से जमीन के नीचे सोया हुआ था और उसने गांव को इसलिए चुना ताकि वो उसे आजाद कर सके। अब हम देखते हैं कि गांव पूरी तरह से ताइस्वी के कंट्रोल में आ चुका था। उसकी बॉडी, उसका माइंड, सब कुछ ताइस्वी के कब्जे में था। और इसी दौरान गांव धीरे धीरे श्रिन का गेट को खोल देता है। गेट बस थोड़ा सा ही खुलता है, लेकिन उतना ही काफी था ताइस्वी के बाहर निकलने के लिए। जैसे ही ताइस्वी बाहर आने ही वाला होता है, तब एंट्री होती है प्रिंस की। प्रिंस बिना टाइम वेस्ट किए सीधा अटैक करता है और गांव का हाथ काट देता है। लेकिन शौक की बात यह थी कि इससे भी ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि गेट ऑलरेडी थोड़ा खुल चुका था और ताइस्वी की डार्क एनर्जी हर तरफ फैलने लगती है और फिर सब कुछ और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ताइस्वी सीधा गांव को कम्प्लीटली पोजेस कर लेता है। गांव की थर्ड आई खुल जाती है और उसका रूप बिल्कुल ही भयानक हो जाता है। अब वो सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, बल्कि एक पावरफुल मॉन्स्टर बन चुका है। बिना किसी वार्निंग के गांव सीधा प्रिंस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त धमाकेदार फाइट शुरू हो जाती है। हर एक अटैक में इतनी पावर होती है कि आसपास का माहौल हिलने लगता है। दूर खड़ा वेंसी ये सब देख रहा होता है और उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। गांव अपनी फुल पावर दिखा देता है। उसके पीछे से डरावने टेंटिकल्स निकल आते हैं जो लगातार प्रिंस पर अटैक करते रहते हैं। लेकिन प्रिंस भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। प्रिंस अपनी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करता है और एक पावरफुल एनर्जी स्वॉर्ड क्रिएट करता है। ये स्वॉर्ड कोई आम तलवार नहीं थी, इसमें इतनी शक्ति थी कि वो ताइस्वी जैसे एंटिटी को भी रोक सके। फिर शुरू होती है असली टक्कर। प्रिंस और पोजेस गांव के बीच एक बड़ी सी बैटल चलती है। प्रिंस समझ चुका था कि अगर ताइस्वी पूरी तरह से गांव के दिल तक पहुंच गया तो फिर उसे बचाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए बिना देर किए प्रिंस अपनी एनर्जी स्वॉर्ड सीधा गांव के अंदर घुसा देता है। ये मूव रिस्की था, लेकिन यही एक लास्ट चांस भी था। स्वॉर्ड के इम्पैक्ट से ताइस्वी की पावर गांव के बॉडी से अलग होने लगती है और धीरे धीरे वो उसे दूर हो जाता है और आखिरकार गांव अपने होश में वापस आ जाता है। लेकिन इतनी बड़ी लड़ाई के बाद गांव तुरंत बेहोश हो जाता है। अब सब कुछ शांत हो जाता है। तभी वेंसी धीरे धीरे प्रिंस के पास आता है। अब उसे सच समझ आ चुका था कि प्रिंस ज़ैनान कोई बुरा इंसान नहीं था, बल्कि वो तो इतने सालों से ताइस्वी जैसे खतरनाक शक्ति को कंट्रोल में रखे हुए था और दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद गांव की आंख एक होटल के रूम में खुलती है। जब वो होश में आता है तो उसके सामने गुआन और वेंसी दोनों खड़े होते हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि गांव को बिल्कुल भी याद नहीं था कि कुछ देर पहले श्रिन में उसके साथ क्या हुआ था। उसका दिमाग जैसे पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। थोड़ी देर बाद गांव वॉशरूम में जाता है, जब वो अपने सिर पर लगी एक चोट को नोटिस करता है। पहले तो वो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो उस पर बंधी पट्टी को उतारता है, वो देखकर हैरान रह जाता है कि उसका घाव पहले से ठीक हो चुका था और शायद ये ताइस्वी ने ठीक किया था। तभी उसकी यादें धीरे धीरे वापस आने लगती है और उसे याद आता है कि ताइस्वी ने उसके दिमाग पर कंट्रोल कर लिया था। उसी कंट्रोल की वजह से उसकी प्रिंस के साथ एक डेंजरस लड़ाई भी हो चुकी थी। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि प्रिंस ने किसी तरह उसे रोक लिया था और उसकी जान बचा ली थी। गांव थोड़ा अच्छा महसूस करता है, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जैसे ही वो मिरर में देखता है, उसे अपने रिफ्लेक्शन के अंदर फिर से ताइस्वी नजर आता है। ये देखकर गांव बुरी तरह से डर जाता है और तुरंत वापस अपने रूम में लौट आता है।
रूम आने के बाद भी उसका डर खत्म नहीं होता, क्योंकि उसे बार बार एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो उसका नाम पुकार रही थी। ये आवाज उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी, जैसे कोई उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। दूसरी तरफ स्टोरी शिफ्ट होती है प्रिंस की तरफ। प्रिंस अपनी इंजरीज को हील कर रहा होता है। उसका शरीर काफी हर्ट हो चुका था, लेकिन फिर भी वो मेंटली स्ट्रांग बना रहता है। इसके बाद हम हुआ को देखते हैं, जो अपना काम खत्म करके होटल की तरफ वापस लौट रही थी, लेकिन अचानक ही पीछे से यू उस पर हमला कर देती है। यू काफी गुस्से में होती है और क्लियरली कह देती है कि वो हुआ को जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये बोलते ही दोनों के बीच एक इंटेंस और भयंकर फाइट शुरू हो जाती है। दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर होती है, जो अटैक्स और काउंटर अटैक्स का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन आखिरकार हुआ अपनी स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजी से यू को हरा देती है और उसे मार गिराती है। फाइट के बाद हुआ वापस होटल आती है, जहाँ सब लोग एक साथ मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। वहाँ का वातावरण खुशी से भरा हुआ होता है। सब लोग मिलकर एंजॉय कर रहे थे, हंस रहे थे, और वो लोग कुछ देर के लिए अपनी प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं। लेकिन दूर से फ्रेंड्स उन सबको देख रहा होता है। उन्हें इतना खुश देखकर उसे अपनी पुरानी लाइफ याद आती है, जब वो भी अपनी फैमिली के साथ इसी तरह हंसता खेलता था। लेकिन ताइसुई की वजह से उसकी सारी खुशियां छीन ली गई। ये सोचकर उसका दिल भर जाता है। तभी प्रिंस को अचानक एहसास होता है कि कोई उन पर नजर रखे हुए है। वो तुरंत अपने आसपास का माहौल चेक करता है और दूर एक डॉल को नोटिस करता है। ये कोई नॉर्मल डॉल नहीं होती, बल्कि सफेद बालों वाले आदमी ने उसे वहाँ रखा होता है ताकि वो गांव पर नजर रख सके। प्रिंस तुरंत समझ जाता है कि ये एक स्पाई डॉल है। वो उस डॉल के पास जाता है और अपनी पावर से उसे खत्म कर देता है। जैसे ही डॉल डिस्ट्रॉय होती है, सफेद बालों वाले आदमी को भी पता चल जाता है कि प्रिंस को उनकी स्पाइंग का पता चल चुका है। इसके बाद प्रिंस पार्टी में सबके पास आता है। वहाँ सब लोग उसे देखकर भी अपनी मस्ती में लगे रहते हैं। तभी गांव प्रिंस के पास आता है और उसे खाना ऑफर करता है। पहले तो प्रिंस मना कर देता है, क्योंकि उसे गांव पर अभी भी पूरा भरोसा नहीं होता। लेकिन गांव हार नहीं मानता। वो बार बार प्रिंस को खाना देने की कोशिश करता है। आखिरकार प्रिंस उसकी जिद के सामने झुक जाता है और खाना ले लेता है। जब गांव वहाँ से जा रहा होता है, तब प्रिंस उसे गौर से देखता है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी बुरे ख्यालों से भरा हुआ था, क्योंकि सच यह है कि गांव को किसी और ने नहीं बल्कि ताइसुई ने चूज किया था। इसी वजह से प्रिंस अभी भी उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहा था। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए तो कमेंट कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।